नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर टेक्स। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ के पहले चैप्टर को। अगर आप लोग पहले चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं तो इस चैप्टर का टाइटल रहने वाला है इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। काफी किताबों में इसको प्री जीएसटी एरा के नाम से भी पढ़ाया जाता है। अब क्योंकि आप लोगों को पहले जीएसटी को पढ़ना है जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, लेकिन इससे पहले एक टाइम पीरियड होता था जब आपका जीएसटी लागू नहीं हुआ था, तो हमारे पास मेजरली इनडायरेक्ट टैक्सेस ही काम करते थे। अब जब जीएसटी से पहले का जो टाइम पीरियड है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। सर वहां पे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, क्या कुछ लूप होल थे, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस थे, क्या क्या एडवांटेजेस थे जिनकी वजह से जीएसटी लाया गया, और जब आपका जीएसटी लागू किया गया तो उसने किन किन चीजों का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग जीएसटी इन इंडिया को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग प्री जीएसटी एरा को पढ़ेंगे, या आप लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया को पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपकी फाउंडेशन बनाने में काफी हद तक हेल्प करने वाला हूं। पहले हम समझेंगे इस टैक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है और टैक्स की शुरुआत कहां से होती है, टैक्स की जरूरत क्या है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम किस कंट्री, किस हिंदुस्तान का हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है, इंडिया, भारत, या आप लोग कह सकते हैं हिंदुस्तान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं तो इंडिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर, इट इज ए रिपब्लिक कंट्री और ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि हिंदुस्तान एक रिपब्लिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहां पर जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो कैसा सिस्टम है? सर, फेडरल सिस्टम है। क्लास 10th के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान के अंदर जो आपका सिस्टम होता है वो कैसा होता है? फेडरल होता है। और फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है? पावर सिर्फ एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती है, पावर को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि अगर मेजरली अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पावर को स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कलेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल करके हिंदुस्तान, इंडिया और भारत को चलाना होता है। जब आप किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जो होता है, सरकार जो होता है, उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। याद रखिएगा, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलोंग विद कुछ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को फुलफिल करना होता है। और उनके लिए उनको चाहिए रेवेन्यू, उनके लिए उनको चाहिए पैसा, जो कि इस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? सर, आपने कहा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। मोटा मोटा मैंने बताया, हिंदुस्तान अपने आप में एक रिपब्लिक कंट्री है। हिंदुस्तान कैसा कंट्री है? आपका रिपब्लिक कंट्री है। प्लस में आप लोग क्या कह सकते हैं? सर, ये कैसा कंट्री है? आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो रिपब्लिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ हमने क्या पढ़ा? सर, हमने पढ़ा यहां पर हम लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं, सर यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो यहां पे हमारा जो सिस्टम चलता है उस सिस्टम को आप लोग क्या बोलते हो? सर, उस सिस्टम को आप लोग फेडरल सिस्टम बोलते हो। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे? सर, ये कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है, जहां पर हमारी जो पावर है वो कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, और आप लोग क्या कह सकते हैं? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, कलेक्टिवली मैं बोल रहा हूं, इनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? सर, इनका एक तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? तो आप लोग क्या कह सकते हैं? एक क्या है? आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। और यहां पे आप लोग दूसरा क्या कह सकते हैं? सर, आपका एक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को, माय डियर फ्रेंड्स, किसकी जरूरत होती है? सर, रेवेन्यू की जरूरत होती है। ठीक है? उस रेवेन्यू को कहां से कलेक्ट किया जाता है? पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है। और किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है? सर, टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई इसको हमें पढ़ना, इसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
हिंदुस्तान फेडरल कंट्री होने की वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूट है, पावर डिस्ट्रीब्यूट ना भी होती तो आपको ये समझना किसी भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके लिए उसको रेवेन्यू की जरूरत होती है। और आमूमन देखा क्या गया है कि ये रेवेन्यू किसकी फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है सर, टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा काफी किताबों के अंदर इसको एक कलेक्टिव शब्द के थ्रू आपको रेफरेंस दिया जाता है, इसको आप लोग कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, इसको आप लोग क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो दोनों का मतलब सेम रहता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेम है, आप लोग कलेक्टिवली किसको बोल रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव प्लस में जो आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया सर, हमें रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को, कोई भी देश को चलाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है जो टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करता है। अब इस टैक्स का अगर आप लोग मायना समझना चाहते हैं ना सर, अगर आप कहें कि इस टैक्स का मीनिंग क्या होता है, तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। टैक्स के मीनिंग की जब आप लोग बात करते हैं ना, ये जो शब्द है टैक्स, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो शब्द है इसको ड्राइव किया गया है, एक शब्द है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, टैक्सो के नाम से जानते हैं। अब ये दिखने में तो आपको एक जैसे शब्द दिख रहे होंगे सर, टैक्स के आगे ओ लगा दिया तो क्या बन गया टैक्सो, नहीं सर, ये थोड़े अलग शब्द है, याद रखिएगा। टैक्स अपने आप में हमारे यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, और जो टैक्सो शब्द है ना वो लैटिन वर्ड है, और जिसका अपना एक मीनिंग होता है। यानी कि आप लोग मोटा मोटा क्या कह सकते हैं सर, आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं ये जो टैक्सो शब्द है ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है सर, ये अपने आप में लैटिन वर्ड है। सबसे पहले तो इस चीज को आपको क्लासिफाई करना है, ये क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है और इसका अपना एक मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग चार्ज, क्लियर है, यानी कि चार्ज करना, चार्ज करना ही किसका मीनिंग होता है, टैक्सो का मीनिंग होता है। तो जो लैटिन वर्ड है टैक्सो, उससे क्या ड्राइव किया गया है, आपका शब्द टैक्स ड्राइव किया गया है। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, समझ में आया। तो ये आपका एक मीनिंग रहा, थोड़ी सी हम लोगों ने बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि सर अपना टैक्स जो है ना उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही क्यों है, और एग्जैक्टली उसकी जो टैक्स का यूटिलाइजेशन कहां पे होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपको टैक्स की डेफिनेशन, एक लगी बंदी डेफिनेशन नहीं पता है तो आपने क्या पढ़ा, टैक्स अपने आप में एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है और ये कंपलसरी होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, शब्दों पर गौर कीजिएगा। टैक्स को मैंने क्या बोला सर, मैं टैक्स को कह रहा हूं ये अपने आप में क्या है सर, अपने आप में एक आपका कंपलसरी, यानी कि ध्यान से समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, अपना कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। ये कंपलसरी है, वॉलंटरी नहीं है, याद रखिएगा। इसको मैंने क्या बोला सर, अपने आप में ये क्या है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, वो भी कैसा रहने वाला है, कंपलसरी रहने वाला है। कंट्रीब्यूशन की जगह आप लोग क्या कह सकते हैं, चार्ज भी कह सकते हैं। इट इज ए कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब समझने वाली बात है, ये कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, इसको इंपोज करने का काम गवर्नमेंट करता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कह सकते हैं इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, लेकिन अभी जरूरी क्या है, इसको कौन इंपोज करता है, गवर्नमेंट इंपोज करता है। और किसके ऊपर ये आपका इंपोज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है सर, इंडिविजुअल के ऊपर भी इंपोज किया जाता है, अलोंग विद बिजनेसेस के ऊपर भी इसको क्या किया जाता है, इंपोज किया जाता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या चार्ज इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडिविजुअल और बिजनेस टू फंड, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको फंड करने के लिए, टू फंड द पब्लिक सर्विसेज। क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कह देंगे जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती है उनको फंड करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, पब्लिक सर्विसेज। एंड याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑपरेशन, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑपरेशंस होते हैं और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है उनको फंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना होता है जिसको गवर्नमेंट इंपोज करता है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। समझ में आया। और याद रखिएगा ये जो आप लोग टैक्स देते हैं ना, आप लोग इसके लिए जैसे आपने टैक्स भरा तो आप लोग डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एक्सपेक्टिंग द डायरेक्ट बेनिफिट आपको ये कंपलसरी जो आपका कंट्रीब्यूशन है करना होता है किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सर टैक्स का मीनिंग क्या है, किस शब्द से इसको ड्राइव किया गया है और टैक्स की डेफिनेशन क्या है। टैक्स इज ए कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और ए चार्ज इंपोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और ए बिजनेसेस टू फंड द पब्लिक सर्विसेज और द गवर्नमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, जितने भी आप लोग पब्लिक सर्विसेज आप लोग देखते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो गया, चाहे वो डिफेंस
डिफेंस हो गया, चाहे वो आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर हो गया, चाहे वो आपका पब्लिक एजुकेशन सेक्टर हो गया, जितना भी सरकारी महकमा है, जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वो जब चलता है वहां पे जो उनका रेमुरेशन है, जो उनका मेहनताना है, वहां पे जो पैसा लगता है, वो पैसा एग्जैक्टली वो रेवेन्यू कहां से निकाला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? तो टैक्स की फॉर्म में निकाला जाता है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की? इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया के अंदर। सर टैक्स की भूमिका क्या है, टैक्स का मीनिंग क्या है? अभी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर आया ही नहीं हूं, हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे कि सर टैक्स कितने तरीके के होते हैं, अभी केवल ये समझाया मैंने सर टैक्स का मीनिंग क्या होता है। उम्मीद करता हूं टैक्स के मीनिंग को लेकर के आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिला होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और काफी हद तक थोड़ा एडवांस में चलेंगे। सर टैक्स की बात करते हैं, क्या टैक्स के भी टाइप होते थे? यस, टैक्स के दो टाइप होते हैं, एक को आप लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, एक को आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। समझ में आया? एक को क्या बोलते हो? डायरेक्ट टैक्स बोलते हो, एक को क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हो। तब आपको समझना है सर टैक्स के दो आपकी क्लासिफिकेशन कर दी, दो कैटेगरी में। टाइप्स ऑफ टैक्सेस के अंदर आप लोग क्या कहते हैं? सर हम टैक्स की चर्चा कर रहे हैं और हमारे पास कितने तरीके के टैक्स हो गए? एक आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, याद रखिएगा क्या हो गया है? आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया है, पहली कैटेगरी है हमारे पास। और दूसरी कैटेगरी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसको आप लोग क्या बोल रहे हो? सर इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, क्या डायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ा है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डीटी के नाम से। इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? सर आईडीटी के नाम से जानते हो। ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्ट टैक्स आप लोग पहले पढ़ के आए हो, कब पढ़ा है सर? आपने सेमेस्टर 5 के अंदर पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली। और सेमेस्टर 5 के अंदर आपको पढ़ाया गया था इनकम टैक्स। याद रखिएगा क्या पढ़ाया गया था? इनकम टैक्स पढ़ाया गया था। तो जो इनकम टैक्स है ना, ये किस कैटेगरी में आता है? डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अभी हम लोग कहां पर आ चुके हैं सर? अभी हम लोग सेमेस्टर 6 के अंदर आ गए हैं। और सेमेस्टर 6 के अंदर याद ये रखना है कि सर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, ऑफर किया गया, दैट इज द जीएसटी एंड कस्टम लॉ। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? जीएसटी एंड कस्टम लॉ। तो अब समझने वाली बात क्या है सर? ये जो जीएसटी है ना, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन सर ये तो आपने बताया ही नहीं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ध्यान रखिएगा, टैक्स का बर्डन जिसको आप लोग कहते हो ना कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हो। जो कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मैंने बोला है, मैं इसको समझ लेता हूं। लेट अस से ये क्या है आपका? लेट अस से ये आपका बर्डन है। आप लोग क्या कह रहे हो? इसको बर्डन है। बर्डन क्यों है? क्योंकि आपको पे करना एक पैसा, इसको क्या कहते हो आप लोग? बर्डन कहते हो। अब आपका एक सप्लायर होता है, एक रेसिपेंट होता है। एक सप्लायर होता है, एक रेसिपेंट होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे अगर आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझना चाहते हैं तो बेसिक एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स की अगर आप लोग चर्चा करते हैं ना, तो यहां पे अगर आप बर्डन ऑफ टैक्स की बात करते हैं, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? बर्डन ऑफ टैक्स की बात हो रही है। बर्डन ऑफ टैक्स कांट बी शिफ्टेड। आप लोग क्या कहेंगे? इसको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो सर? आप लोग यहां पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो। सर इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप लोग जो टैक्स का बर्डन है, याद रखिएगा जो टैक्स का बर्डन है उसको क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? इसको क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है। तो यही एक बुनियादी इन दोनों में डिफरेंस होता है। डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है और आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। सर कैसे? ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से ये आपका कोई भी पर्सन है, क्लियर है? इसका नाम क्या रखा गया है? अमित रखा गया। ठीक है, अब यहां पे इसके ऊपर एक टैक्स लगेगा। याद रखिएगा दो सिनेरियो लेके चल रहा हूं। एक तो टैक्स इसकी इनकम के ऊपर लगने वाला, क्लियर? इसने जो पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक इसने कुछ परचेजिंग किया है, क्लियर है? अपनी क्या कहेंगे सर? इसने क्या किया है? परचेजिंग किया है, क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात क्या है सर? अगर आप इनकम की बात करते हैं तो इनकम जिसने कमाया ना उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसके लिए और कोई लायबल नहीं है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि इनकम टैक्स जैसे इनकम मेरी है टैक्स कोई और भर दे, नहीं। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या? जो इनकम टैक्स है ना उसका बर्डन अमित के ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे अमित उस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा अमित ने पहले क्या किया है? होलसेल में कोई मटेरियल आपका एक तरीके से परचेज कर लिया है किसी मैन्युफैक्चरर से, क्लियर है? किससे परचेज किया है? मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी लगाया, आपको चिपकाया। अब आप हो, जैसे मैंने कोई मटेरियल एक तरीके से खरीदा, उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है, तो मैं क्या करूंगा? कस्टमर से आपका एमआरपी के ऊपर जीएसटी चार्ज करूंगा। समझ में आया? यानी कि जो उसका वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसके अंदर मैं क्या इंक्लूड करूंगा? आपका जीएसटी चार्ज करूंगा। और वो जीएसटी मैं क्या कर दूंगा? गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब जो मेरा बर्डन था मैंने वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। दैट्स व्हाई जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं ना उसके अंदर बर्डन को आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप लोग बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के केस में आपको याद रखना है सर आपका क्या है कि आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका क्या आ जाता है, जीएसटी आ जाता है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर जो आपका टैक्स का बर्डन है उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं सप्लायर हूं तो मैं किसके ऊपर, रेसिपेंट के ऊपर उसको शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसको आपको अपने ख्याल और दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जैसे अगर आप लोग स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की बात करते हैं और जीएसटी की बात करते हैं तो यहां पे आपका एक टैक्स, अगर आप लोग टैक्स की ही चर्चा करते हैं तो टैक्स के अंदर हम दो कैटेगरियां बनाते हैं। एक टैक्स होता है आपका प्रोग्रेसिव, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको आप लोग, यस आप लोग इसको कहते हो सर आपका टैक्स कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। एक टैक्स होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो सर, कैसा होता है, रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के अंदर सर फर्क क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ना वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जीएसटी के अंदर जैसे मैं एक मिलेनियर हूं, ठीक है ना, मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उतना ही टैक्स मैं पे करूंगा जितना एक आम आदमी पे करता है उसके ऊपर। लेटर से एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर इसके ऊपर 18% जीएसटी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मिलेनियर बंदा खरीदता है यानी कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है या जिसकी इनकम बहुत कम है, यानी कि जीएसटी अपने आप में कैसा रहेगा, रिग्रेसिव इन नेचर रहेगा। और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब ऐसे टैक्सेस जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हो, प्रोग्रेसिव टैक्स टैक्स कहते हो। और अपने आप में इनकम टैक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। अपने आप में इनकम टैक्स क्या होता है बच्चा, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। और जीएसटी के बारे में आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, रिग्रेसिव टैक्स, एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। समझ में आया, तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, एक क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होगी। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लोग जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं। आपका जो आपने इनकम टैक्स पढ़ा था उसका नेचर कैसा था, प्रोग्रेसिव था। अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी का नेचर कैसा होता है, रिग्रेसिव होता है। समझ में आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था सर, स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। जी का मतलब होता है आपका गुड्स और एस का मतलब होता है आपका सर्विसेज। क्लियर है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जीएसटी को आपको जानना है, इंप्लीमेंट किया ना, जीएसटी हिंदुस्तान के अंदर लागू कब हुआ था सर, आपका 1 जुलाई को लागू हुआ था। ठीक है, आप लोग कब की बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट जे&के, जम्मू एंड कश्मीर के अलावा ये हर जगह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 7 दिन के बाद ये लागू हुआ था आपका जे&के के अंदर, यानी कि आई थिंक आपका 8 जुलाई 2017 है। क्लियर है, तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू मी 1 जुलाई और 2017 और आपका दूसरा क्या है 8 जुलाई 2017, दोनों इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। और याद रखिएगा जब आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो एक स्लोगन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको कहा गया था वन नेशन, यानी कि एक देश और एक टैक्स, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, वन नेशन वन टैक्स के नाम से इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, आप लोग कह दीजिए जैसे आपका ये वैट हो गया, वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया, ये तमाम तरीके के टैक्सेस पहले हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते थे। इस बात का भी आपको अपने ख्याल में रखना है। ठीक है, और उसके बाद एक नेशन एक टैक्स की थीम के साथ जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और 101वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया था, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। अभी के लिए आपने क्या समझा सर, ये समझा टैक्स का मीनिंग क्या है, इस चीज का सर क्लैरिटी हो गया है, हमें टैक्स की जरूरत क्यों होती है, सरकार क्यों टैक्स लेती है, इसका मामला हमें समझ में आ गया। हमने समझा टैक्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस मामले को हम सब ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मामला हमें समझ में आ गया, जीएसटी का थोड़ा थोड़ा फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है। अब समझिएगा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यहां पे आपको पढ़ना है क्योंकि यहां पर हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर
सबसे पहला पॉइंट आप लोग फीचर्स के अंदर क्या लिख सकते हैं सर? सबसे पहला पॉइंट ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि बर्डन ऑफ टैक्स कांट बी शिफ्टेड, ठीक है, या बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कह सकते हैं सर, आप लोग ये कहेंगे बर्डन ऑफ टैक्स, याद रखिएगा, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग यहाँ पे टैक्स के बर्डन को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमने देखा इनका नेचर कैसा होता है? रिग्रेसिव होता है। क्लियर है? कैसा था? स्पेसिफिकली हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पे आपको नेचर कैसा दिख रहा है सर? रिग्रेसिव इन नेचर दिखा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? इनका नेचर कैसा होता है? रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अब कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको अपने नॉलेज, अपने विवेक के ऊपर अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप जीएसटी की बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, स्पेसिफिकली मैं किसका रेफरेंस लेके चल रहा हूं? जीएसटी का रेफरेंस लेके चल रहा हूं। और जीएसटी पे किया जाता है दो मैकेनिज्म से, आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है आपका आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर तो जो आपका रेसिपेंट होता है उसको ही आपका जीएसटी पे करना पड़ता है, लेकिन आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? जैसे मैं इंटरमीडिएट का काम करता हूं, ठीक है, जैसे मैं आपका रजिस्टर पर्सन हूं, तो मैं क्या करूंगा? अपने कस्टमर से जो आपका जीएसटी है उसको चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो जो आपके इंटरमीडिएटर होते हैं, जर्नली हम लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। आगे आएगा, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। अभी केवल इतना याद रखिए, गो थ्रो कर लीजिए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जर्नली कलेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटर, यानी आप लोग क्या कहेंगे? इनको कौन कलेक्ट करता? तो आप लोग कहेंगे जर्नली कलेक्टेड बाय द, कौन कलेक्ट करता था सर? आप लोग कह सकते हैं आपका इंटरमीडिएटर। आप लोग क्या कहेंगे? कौन आपका कलेक्ट करता था? इंटरमीडिएटर कलेक्ट करता था। क्लियर है? और यहाँ पे और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग यहाँ पे कंक्लूड करके चल सकते हैं। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे वाइड कवरेज होता था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो आपके इंक्लूडेड होते थे एमआरपी के अंदर। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे सर? दीज टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन एमआरपी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उस पर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है ना। तो जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो इसके अंदर एक तरीके से किसके अंदर इंक्लूड किए जाते थे? एमआरपी के अंदर। एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, वो क्या है? यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या था? वाइड कवरेज था, ठीक है। आपका क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या था? वाइड कवरेज था। इसको भी आपको समझना है। और याद रखिएगा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कहीं ना कहीं जो आपका इन्फ्लेशन जो आपका इफेक्ट होता है उसको आप लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? यानी कि हेल्प इन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के अंदर भी इसका खैर गहरा प्रभाव होता था, लेकिन आप लोग ये 5 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी ये आप सभी के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। समझ में आया? तो ये क्लैरिटी हुआ कि सर बर्डन को शिफ्ट आप लोग कर सकते हैं, रिग्रेसिव होता है नेचर के अंदर। आमूमन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर किसका रेफरेंस लेके चल रहे हैं सर? जीएसटी का रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरमीडिएटर जो होगा वो कलेक्ट करता है टैक्स को और वही पे करता है। यहाँ पे ये जो आपका है इनडायरेक्ट टैक्सेस वो इंक्लूडेड होते हैं किसके अंदर? एमआरपी के अंदर। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है? वाइडली कवरेज होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं ना, तो आगे अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम अगर कोई चीज है ना तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, भारत का संविधान है। और संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं और कुछ शेड्यूल्स होते हैं। आई थिंक आपके 448 यानी कि 448 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। आप सभी को जानकारी होगी इस चीज की। अगर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं सर? आप लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके कितने आर्टिकल है? 448 आर्टिकल। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। और अगर आप लोग शेड्यूल्स की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं सर? हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं सर? 12 शेड्यूल्स है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर प्रोविजन दिए होते हैं। जब भी आर्टिकल्स की बात करते हैं, शेड्यूल्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दिए होते हैं। और कौन से ऐसे प्रोविजन है जो टैक्सेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये आप सभी के लिए एक अहम मुद्दा होने
होने वाला है। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे 245 को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है, आपको 246 को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है, आपको 246 ए को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है, और आपको 265 को पढ़ना है। ये आपका लीगल फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। आर्टिकल 245, 46, 246 ए, और मैंने क्या बताया आपको, दैट इज द 265, इनको आपको पढ़ना है। यहां पर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेस से जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है वो मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे आपने क्या समझा सर? अभी तक हमने बेसिक बेसिक बातें समझी है, आपका टैक्स से रिलेटेड सारा मामला हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द टैक्सेशन। ये आपको थोड़ा याद रखना है। हम किसकी बात करें? टैक्सेशन की बात करें। अच्छा, तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 265 के अंदर है ना आपका लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी से जुड़ा हुआ सारा मामला दिया गया है। तो यहीं पे मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, याद रखिएगा। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 265 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर? लेवी एंड कलेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इससे जुड़ा हुआ आपका सारा मामला कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 265 के अंदर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी आपकी जो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, लॉ अथॉरिटी का एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे दिया गया है। अब हालांकि वन बाय वन करके हम लोग काफी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। जैसे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 245 को पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 245 के अंदर क्या जानकारी दी गई है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 245 के अंदर जो जानकारी दी है ना वो आप सभी के लिए बड़ी जरूरी है। यहाँ पे क्या दिया गया है याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखिएगा, यहाँ पे लॉ कौन बनाता है? यहाँ पे दो लोगों के पास पावर है, एक तो पार्लियामेंट आपका लॉ बना सकता है, ठीक है, एक आपका स्टेट लेजिस्लेचर आपका लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे जो लॉ बनाए जाते हैं इनका एक्सटेंट क्या रहेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के अंदर मिलने वाली है। समझ में आया? अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आर्टिकल 245 डील करता है टेरिटोरियल। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉ। क्लियर है किसकी बात हो रही है? टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। माने पार्लियामेंट कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या रहने वाली है और स्टेट लेजिस्लेचर की टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या रहने वाली है, इसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 245 के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ की प्रोविजन है जिनको आपको माय डियर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट की प्रोविजन क्या है? पार्लियामेंट में मेक लॉ। याद रखिएगा, पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बना सकता है? देखिए, पहले होल पार्ट के लिए लॉ बना सकता है और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल ऑफ द इंडिया। क्लियर है? इंडिया के किसी एक हिस्से के लिए, किसी एक पार्ट के लिए या उसकी टेरिटरी के लिए क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है। लेकिन जो आपका स्टेट लेजिस्लेटर है वो कोई भी पार्ट या पूरे के लिए, किसकी बात हो रही है? स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। समझ में आया? यानी कि पार्लियामेंट के पास राइट होता है, वो इंडिया के किसी भी टेरिटोरियल पार्ट के लिए क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास केवल इतना पावर होता है, वो किसके लिए लॉ बनाएगा? केवल और केवल स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी इनवैलिड। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया वो क्या नहीं होगा? इनवैलिड नहीं होगा। ऑन द ग्राउंड दैट, किस ग्राउंड पे? इट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के ग्राउंड पे किसी भी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो मीनिंग की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के रेफरेंस में बात करूं, पार्लियामेंट कैन पास लॉ दैट अप्लाई आउटसाइड द इंडिया। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? आपका क्या बना सकता है? लॉ पास कर सकता है जो कहां पर एक्ट कर सकता है, अप्लाई हो सकता है? आउटसाइड द इंडिया। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं, यहां पे आप लोग कहेंगे लॉज अफेक्टिंग इंडियन सिटीजन्स एंड कंपनीज अब्रोड। क्लियर है? जो इंडियन सिटीजन्स और जो कंपनीज अब्रोड के अंदर, उनके लिए भी यहाँ पे लॉ बनाया जा सकता है। इसी तरीके से स्टेट लॉ कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका, अगर आप लोग पार्लियामेंट के लॉ की बात करते हैं तो ये आपकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बाउंड्री भी जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर की या फिर कहेंगे स्टेट लॉ की बात करेंगे तो विद इन द स्टेट ही काम करता है, उसकी मर्यादा है स्टेट, और स्टेट से बाहर वो इनवैलिड हो सकता है। दैट इज मे बी क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा आर्टिकल था? 245 था, जिसको आपको पढ़ना है। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 246 भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 246 मैंने बताया 45 और 46 है, ठीक है।
46 के अंदर क्या दिया गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, माने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये सेक्टर रहेंगे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहेगा, ये सेक्टर रहेंगे, इनके अंदर पावर किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये वो आपकी लिस्ट रहेगी जिसके अंदर दोनों के पास पावर होती है, यानी कि आपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 लिस्ट पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के लिहाज से याद रखिएगा। पहली लिस्ट होगी जिसको आप लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, क्लियर है। यहाँ पे किसकी लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट। दूसरी होगी स्टेट लिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, लिस्ट नंबर 2। और लिस्ट नंबर 3 के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जिसको लिस्ट नंबर 3 बोला जाता है। याद रखिएगा, हायरार्की ऑफ द पावर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यूनियन लिस्ट आएगा, सेकंड पे कॉन्करेंट लिस्ट आएगा और थर्ड पे स्टेट लिस्ट आएगा। क्लियर है, यानी कि हमारे पास 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट क्या है, इसको हमने लिस्ट नंबर 1 बोला। उसके बाद आपके पास क्या है, लिस्ट नंबर 2 है। उसके बाद आपके पास क्या है, लिस्ट नंबर 3 है। क्लियर है, जो लिस्ट नंबर 1 है उसको क्या बोला आपने, यूनियन लिस्ट बोला। तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोग हायरार्की पावर की बात करते हैं तो लिस्ट नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, सेकंड पे किसकी होती है, सेकंड पे सब कॉन्करेंट लिस्ट की होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लिस्ट नंबर 3 कहते हैं। और इसके बाद कौन आता है सर, आपका लिस्ट नंबर 2 आता है, जो किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आर्टिकल 246 प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेजिस्लेटिव पावर का बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। याद रखिएगा, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, थ्रू द 7th शेड्यूल। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, किसके थ्रू की बात हो रही है, 7th शेड्यूल के थ्रू ये क्या करता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होती है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें एक्सक्लूसिव पावर होल्ड कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। लिस्ट 2 के अंदर जो एक्सक्लूसिव पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर होल्ड करता है। क्लियर है, यहाँ पे क्या क्या, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर, लैंड रेवेन्यू और एक्साइज और अल्कोहल हो गया। क्लियर है, यहाँ पे पावर किसके पास, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास कंसंट्रेटेड होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कंसंट्रेटेड होती है। क्लियर है, ऐसे अगर आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया। तो यहाँ पे मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन एंड क्रिमिनल के अंदर दोनों का, पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों के पास पावर होती है, दोनों मिलकर के भी अपना क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्टिकल 246 का ताल्लुकात किससे रहने वाला है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। समझ में आया, तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है सर, 245 पढ़ा दिया, क्लियर हो गया है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, 245 पढ़ा, क्लियर हो गया है। हमने 246 पढ़ लिया, ये भी क्लियर हो गया है। और अभी अभी मैंने बताया था 265 के अंदर केवल आपको इतना पढ़ना है कि यहाँ पे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी लॉ अथॉरिटी वगैरह, इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इनको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होता है, लिस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर लिस्ट होता है, लिस्ट 3 के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट होता है। हायरार्की पावर क्या होता है, यूनियन लिस्ट, फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट और लास्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। क्लियर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था 246 से यहाँ पे 101वां अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो तो पढ़ाया ही नहीं, तो वो आपका जीएसटी का पार्ट है। आपका जीएसटी लाया गया तो 101वां अमेंडमेंट किया गया था। हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने केवल मोटा मोटा वही पढ़ना जिनका ताल्लुकात इनडायरेक्ट टैक्सेस से रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पे आपको क्लियर रहा होगा। और भी टैक्सेस हम लोग क्या पढ़ते हैं, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडिशन टैक्सेस, जिसको आप लोग वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज आपको पढ़ना है, दिस इज गोइंग टू बी स्टार टॉपिक। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको एक वो फाइन लाइन समझ में आ जाएगी जहां पे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से और जीएसटी पे शिफ्ट हुआ गया है। समझ में आया ना, यानी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स से हम लोग कहां पे शिफ्ट हो गए, जीएसटी के ऊपर शिफ्ट हो गए। वो एक फाइन लाइन डिपेंड करती है। यहाँ पे एक बड़ा लूप होल है, एक बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकता हूं, दैट इज अ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। समझ में आया, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, ये क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता है। समझ में आया ना, जैसे आपने सुना होगा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसी तरीके से टैक्स के ऊपर टैक्स जब लग जाता है तो वहां पे एक इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कास्केडिंग इफेक्ट कहते हो। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपकी सर्विसेज का या प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसका यानी कि फाइनल जो बर्डन है कस्टमर के ऊपर बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हो, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हो। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मींस टैक्स ऑन टैक्स। याद रखिएगा, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, डोंट वरी, कि एक एग्जांपल लेके ताकि आपको
आपको 100% क्लैरिटी हो, ठीक है। अभी समझिएगा, इट अक्योर व्हेन ए टैक्स इज लेविड ऑन ए प्रोडक्ट एट ए मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? टैक्स क्या होगा? टैक्स लेव होगा, क्या होगा? लेविड ऑन ए प्रोडक्ट एट ए मल्टीपल स्टेजेस ऑफ ए प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया? अलग अलग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस के अंदर अगर आपका टैक्स क्या होता है? लेव होता है। एंड टैक्स इज पेड, अगर आपने टैक्स पे किया है एट द अर्लियर स्टेज, इज नॉट अलाउड एज ए क्रेडिट। जो पहले आपने टैक्स पे किया था वो आपका गया तो गया, ठीक है, वो हटाया नहीं जाएगा, यानी कि डज नॉट अलो एज ए क्रेडिट। देन आप लोग क्या कहेंगे? एट द नेक्स्ट स्टेज। तो इसको क्या बोलते हो? कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो फाइनल प्राइस है ना प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है अननेसेसरी। सर नहीं समझ में आया? इतना समझा, टैक्स के ऊपर टैक्स जब लग जाता है वो क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट होता है। और ऐसा यहाँ पे अगर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे होता था, एक एग्जाम्पल लेके आया हूं बढ़िया, ताकि आपको क्लैरिटी हो, ठीक है, आपको समझ में आए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास अभी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? आईटीसी। इसको कहते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर इकलौता चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 10 है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आपको काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है। तो यहाँ पे जो जिक्र होगा ना, केवल वो इंट्रोडक्शन प्रोस्पेक्टिव्स होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए, कास्केडिंग इफेक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं।